हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बाय रवि सर में। तो जैसा कि हम हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी की हम ये जो वर्णमाला अपना चैप्टर है, इसकी पीछे एक वीडियो कर चुके हैं जो हमने पूरा उसके अंदर स्वर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम व्यंजन की बात करेंगे। तो दोस्तों, व्यंजन पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? क्योंकि व्यंजन और स्वर यही तो वर्णमाला के दो भेद हैं। अगर आप स्वर पढ़ लेंगे, व्यंजन नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा, या व्यंजन पढ़ लेंगे, स्वर नहीं पढ़ेंगे, तब भी आपका काम नहीं चलेगा। तो सर, अगर मैं व्यंजन की परिभाषा की बात करूं, अगर मैं व्यंजन की परिभाषा की बात करता हूं, तो व्यंजन की परिभाषा क्या है कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि सर ऐसे कैसे, कि जैसे मान के चलो कै लिखा है, तो क्या कै एक व्यंजन है? कै एक व्यंजन तो है, लेकिन ये अशुद्ध व्यंजन है। ये कैसा व्यंजन है दोस्तों? अशुद्ध व्यंजन है। ये जो अपना व्यंजन है, ये अशुद्ध व्यंजन है। तो अब आप बोलेंगे सर क्या किताब में गलत लिखा हुआ है? कि नहीं, गलत नहीं है। इसका जो शुद्ध रूप है वो कै के नीचे हलंत और प्लस क्या हो जाता है? ए। जैसे मान के चलो मैं पै को लिखूंगा, तो पै का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा कि पै प्लस ए। आप कोई भी वर्ण लिखो, मैंने मान के चलो चै लिखा है, तो चै का जो शुद्ध रूप है वो चै के नीचे हलंत प्लस ए हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। मतलब कोई भी अगर व्यंजन होता है तो उसके अंत में जब भी आपका उच्चारण करेंगे, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो ए की ध्वनि निकलती है। किसकी ध्वनि निकलती है सर? ए की। इसलिए तो परिभाषा ये बनी है कि ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं सर जी? व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजनों की संख्या की अगर मैं बात करूं, व्यंजनों की संख्या की अगर मैं बात करता हूं, तो सर जी इनकी संख्या कितनी होती है? 33। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। लेकिन आपसे अगर इसकी कुल संख्या की बात करता है कि लेखन के आधार पर कुल संख्या ज्ञात करो, किसके आधार पर दोस्तों? लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर अगर आपसे कुल संख्या पूछता है, तो दोस्तों कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 39। लेखन के आधार पर कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 39। ये 39 कैसे कैसे हो जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, इस 39 में क्या होता है, लेखन के आधार पर 39 में क्या होता है कि जो 25 वर्ण होते हैं वो तो हो जाते हैं आपके सर जी वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन। उसके बाद लेखन के आधार पर ही 4 आ जाते हैं, 4 जो वर्ण हैं वो हो जाते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक। उसके बाद लेखन के आधार पर ही 4 आ जाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन, या ऊष्म संघर्षी, या ऊष्म व्यंजन। कौन से आते हैं? ऊष्म संघर्षी। उसके बाद इसी पे देखो, अब 25 और 8 कितने हो जाएंगे? 33 तो हो गए। लेखन के आधार पर 4 और आ जाते हैं और उनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। आप ध्यान देंगे, ये अभी नाम आपको केवल पता करना है। सभी को बताऊंगा अंत्यस्थ कौन से होते हैं, ऊष्म कौन से होते हैं और संयुक्त। लेखन के आधार पर सर ये दो भी ऐड कर लिए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। जिनको हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं इनको। इनको हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब ये दो हो गए अपने, ठीक है भाई। उसके बाद इनको जोड़ लो, 4 4 8 2 10 25 35 35 4 टोटल कितना बना? तो टोटल बन गया दोस्तों अपना 39। तो व्यंजनों की लेखन के आधार पर कुल संख्या कितनी है? 39 है। और कोई भी व्यंजन है बिना ए या बिना स्वर के उच्चारण उसका स्थान नहीं किया जा सकता है। 25 वर्गीय व्यंजन है। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से व्यंजन को हम क्या कहते हैं, ठीक है।
बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो भाई, मैं पहले बात करता हूँ आपसे। मैंने बात की कि सर व्यंजन लिखते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा कि सर कै के बाद ख, फिर हो गया ग, फिर हो गया घ, उसके बाद हो गया दोस्तों ड़, उसके बाद च, छ, ज, झ, न, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, उसके बाद कै च ट हो गया त, थ, द, ध, न, उसके बाद दोस्तों पै वर्ग पै, फै, बै, भै और मैं। तो दोस्तों ये मैंने लिखे अपने जो व्यंजन है, और व्यंजन, इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? देखो सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 का ये क्या बन गया? एक वर्ग बन गया है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए ये जो व्यंजन है इनको हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीय व्यंजन हम इनको कहते हैं। ठीक है, ये वर्गीय व्यंजन हो जाते हैं अपने। उसके बाद इनको हम स्पर्शी व्यंजन भी कह देते हैं। इसका जो अन्य नाम है इनको हम स्पर्शी व्यंजन भी, स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद मैंने आपको लिखवाया कि सर 4 अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आप बताएंगे सर एक तो हो जाएगा ये, एक हो जाएगा रे, ले और वे। ये रे ले वे ये क्या हो जाते हैं सर जी? अपने अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है गुरुदेव। उसके बाद हमने बात करी थी ऊष्म संघर्षी व्यंजन की, तो वो होते हैं ये 4, शे, से, है। ये क्या होते हैं अपने? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये हो जाएंगे ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने बात करी है अपने 4 जो संयुक्त व्यंजन हैं। तो सर जी संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? एक ये कक्षा वाला शय है, त्रय है, त्रय त्रिशूल हो गया, श्रेय श्रेय वाला हो गया, और एक ये ज्ञानी हो गया। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी है कि सर जी द्विगुण व्यंजन भी तो हैं। तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? मैं इधर लिख देता हूँ। 2 द्विगुण व्यंजन हैं, और इन द्विगुण व्यंजनों को ये होते हैं वो 2। एक तो ये होता है सर ठ और ढ, ये होते हैं 2। ठीक है सर। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, समय कम लेंगे लेकिन समझाने में कोई कमी नहीं रहेगी आपके। ठीक है। अब देखो सर, ये चलो पहले ऊपर ही पढ़ा देते हैं, इनको पढ़ लो कि इनका उच्चारण स्थान इनका साथ ही साथ पढ़ लेते हैं। उच्चारण स्थान पढ़ लेते हैं इनका दोस्तों साथ ही साथ, कि उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ लिख देते हैं उच्चारण स्थान। कि सर अगर कै वर्ग है तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान होता है सर जी कंठ। क्या होता है? कंठ। क्यों? क्योंकि जो कै वर्ग बोला जाता है सारा, कै खे गे घे ढे, ये सभी अपने कंठ से निकल के आते हैं, इसलिए इसको कै वर्ग बोला जाता है। चै वर्ग जो है इसको तालु या तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालु या फिर तालव्य व्यंजन कहा जाता है। तालव्य मतलब जैसा आप चै बोलते हैं तो चै बोलते समय आपकी जीभ ऊपर तालु पर लगती है, और तालु पर लगने के बाद तालव्य कहलाता है। उसके बाद सर ये जो अपना टे वर्ग है इसको मूर्धा वर्ग कहते हैं। मूर्धा कहते हैं या फिर सर जी मूर्धन्य कहते हैं। इसी प्रकार तय है तो तय वर्ग को हम कहते हैं दंत। तय वर्ग को अब क्या कहते हैं? दंत मूल वर्ग या दंत वर्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि तय थे दे धे का उच्चारण जब आप करोगे तो आपकी जीभ दांत पर लगती है। उसके बाद जो पै वर्ग है इसको कहा जाता है सर जी ओष्ठ्य वर्ग। क्या कहा जाता है इसको? ओष्ठ्य वर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पै फै बै भै मै आप इनका उच्चारण किसी भी कीमत पर बिना होठ मिलाए नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उच्चारण स्थान की बात चल ही रही है तो क्यों ना क्यों साथ ही साथ हम इनका उच्चारण स्थान भी पढ़ लें। देखो सर मैंने इधर लिखा आपके लिए ये,
थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। और मैंने बात की सर इधर यह है, रे है, ले है और ते, इनका तो पता है, इनका अंत्यस्थ व्यंजन है। लेकिन यह का उच्चारण स्थान क्या है, रे का उच्चारण स्थान रे क्या है, और तुम्हारा ले क्या है, और वे, इनका उच्चारण स्थान भी बता सकते हैं। और इनका हम क्या कर देंगे सर, इनको ये बताएंगे कि इनको क्या कहते हैं। जैसे ये और वे है, मैं ये और वे को क्या कहता हूँ, इन दोनों को, ये को और वे को। चलो इसको ऐसा मत बनाओ, ऐसा बनाओगे तो कुछ बच्चों को डाउट हो जाएगा। ये को और वे को हम कहते हैं अर्ध स्वर। यह क्या कहलाता है, अर्ध स्वर कहलाता है। और वह भी क्या कहलाता है, वह भी मेरे दोस्तों अर्ध स्वर कहलाता है। ये दोनों क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर। यह के उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करता हूं तो यह का दोस्तों जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। क्या है दोस्तों, तालव्य है। ठीक है, यह का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है, और वह का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है, ओष्ठ वे। ठीक है सर जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे रे की, तो रे का उच्चारण स्थान क्या जाएगा सर जी, तो रे है जैसे, तो रे आपका इसको क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं इसको, लुंठित व्यंजन। क्या कहा जाता है इसको, लुंठित व्यंजन। और ले को क्या कहा जाता है, तो ले को कहा जाता है सर जी पार्श्व व्यंजन। क्या कहा जाता है, पार्श्व व्यंजन। अब लुंठित व्यंजन का मतलब क्या है, लुंठित व्यंजन का जो दोस्तों मतलब है, जैसा आप रे का उच्चारण कर रहे हो तो रे किसी ना किसी तरीके से रुड़कते हुए आपके पास आया रे, तो रे रुड़कते हुए आया तो क्या कह देंगे इसको, लुंठित व्यंजन। ले जो है पार्श्व व्यंजन। कैसे कह रहे हैं इसको सर, तो ले का जब आप उच्चारण करोगे, ले बोलोगे, ले, तो आपकी जो साइड के दोनों साइड वाले सिरे हैं उसके साइड से हवा निकल के आती है, तो जो पार्श्व भागों से हवा निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं पार्श्व व्यंजन कहते हैं। दूसरा, तालव्य जो वर्ण है, तालव्य जो वर्ण है, वर्ण का मतलब इसके अंदर स्वर भी है और व्यंजन भी है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम क्या है, यशी नाम है। मतलब यह का मतलब सर, यह जो है ये भी तालव्य है, ये जो बड़ा वाला श है ये भी तालव्य है, और जो ये ई आया है ना, तो इस ई का मतलब छोटा ई और बड़ा ई, ये दोनों भी कैसे हैं, तालव्य वर्ण है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो उसके बाद आगे देखते हैं। पार्शिव हो गया, वह अपना अर्स्वर हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ, देखो इधर हम बात करेंगे इधर वही अब कि ये जो श है, इन स का उच्चारण स्थान क्या है, स का। तो जैसे कि अपने पास दोस्तों ये वाला बड़ा वाला श है, इस स का उच्चारण स्थान क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने बताया भी स का उच्चारण, इसका स का क्या है, तो स का हो जाएगा तालु, स का क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। उसके बाद ये जो पेट चिरा वाला स है सर, इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। क्या है, मूर्धा है। उसके बाद जो छोटा वाला स है, इसका जो उच्चारण स्थान है, इस स का उच्चारण स्थान भैया तुम्हारा दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत। क्योंकि जो छोटा वाला स है वो स नहीं होता, स बोला जाता है, मतलब जीभ दांत पर लगती है बोलते समय, और वही जो उच्चारण है बिल्कुल शुद्ध होता है। ठीक है सर। उसके बाद हमने पढ़े हैं क्या कि सर जी ये बताओ कि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो, 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 दो व्यंजनों के मेल से बना है। तो इससे पेपर में क्वेश्चन ही पूछाता कि ये जो कक्षा वाला श है ये किस किस से बना है, तो क और प्लस ये स, लेकिन गलत है, जब तक क के नीचे आप हलंत नहीं लगाएंगे। उसके बाद सर जी ये जो त्रय है ये किससे बना है, तो सर ये तय के नीचे हलंत और प्लस किससे बना है, रे से। ये जो श्रेय है ये किससे बना है, तो श के नीचे हलंत और प्लस रे। ये सर जी जो ज्ञ ज्ञानी है ये किससे बना है, जय के नीचे हलंत लगा देंगे और जय का जो पंचम नासिक के व्यंजन है उसको लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका संयुक्त व्यंजन। ठीक है सर। उसके बाद मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ।
अब मैं बात आपसे करूंगा, दोबारा ना लिख के अगर मैं आपको इसी के अंदर समझा दूं तो थोड़ा ठीक रहेगा। देखो जैसे ये लिखे हुए हैं, आ जाओ भाई। अब मैं आपसे अल्पप्राण महाप्राण की बात करूंगा सर, इसमें नहीं समझा पाएंगे क्योंकि फिर नोट्स आपके बेकार हो जाएंगे। देखो सर, अल्पप्राण और महाप्राण की बात करते हैं, मतलब घोष के आधार पर। अब आपको दो प्रकार पढ़ने हैं, एक तो घोष यानी कि घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेद, वर्णों के भेद। मैंने यहाँ वर्ण क्यों लिखे हैं दोस्तों, क्योंकि घोषत्व के आधार पर आपको स्वर भी पढ़ने पड़ेंगे और आपको व्यंजन भी पढ़ने पड़ेंगे, सही है। तो घोषत्व के आधार पर, घोष का मतलब होता है कंपन होना। ऐसे कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते समय आपका शरीर से कंपन होगा, और ऐसे कुछ वर्ण हैं जिनको बोलते समय कंपन नहीं होगा। तो घोष के आधार पर मेरे दोस्त, मैंने इसको कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। एक तो कर दूंगा मैं घोष या फिर सघोष, घोष या फिर सघोष, और नंबर दो पर सर हो जाएगा अघोष वर्ण। नंबर दो पर कौन सा हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। नंबर दो पर हो जाएगा अघोष वर्ण, ठीक है सर। ये घोष वर्ण और ये अघोष वर्ण। अब आपको ये समझने के लिए क्या पता होना चाहिए कि वर्ग पता होने चाहिए। वर्ग मतलब जैसा मान के चलो मैंने ये लिखा है कि क, ख, ग, घ, उसके बाद च, छ, ज, झ और न, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, न, उसके बाद हो गया सर कैचट है त, थ, द, ध और न, उसके बाद ले गया पै वर्ग, पै, फ, बै, भ और मैंने दोस्तों ये लिखे। अब इसमें देखो ये जो होता है ना, ये तो आएगा पहला वर्ग, ये पहला वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा वर्ग, ये वाली लाइन हो जाएगी तीसरे वर्ग की, चौथी वाली जो ये लाइन है ये हो जाएगी चौथे वर्ग की, और ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी सर आपकी पांचवें वर्ग की, ठीक है। तो घोष के आधार पर जब आप पढ़ोगे तो इसके लिए एक ट्रिक छोटी सी आपको ध्यान रखनी है, कि वो ट्रिक क्या है कि मेरे यार 3 4 5, मेरे यार 3 4 5 प्लस स्वर प्लस ये रे ले वे प्लस ये रे ले वे, ये सर जी क्या है, सब घोष है। मेरे यार 3 4 5 ये रे ले वे, ये सब क्या है, घोष है, ठीक है सर। अब 3 4 5 का मतलब क्या है कि तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। तो तीसरे वर्ग में देखो कितने आ गए, 5, चौथे में 5 और इसमें भी कितने 5। अगर मैं इसकी संख्या की बात करता हूं तो 15 तो दोस्तों यही हो जाएंगे 3 4 5 वाले, प्लस स्वर कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, प्लस उसके बाद ये रे लेवे कितने हैं दोस्तों, तो ये हो जाएंगे 4, ये रे लेवे कितने हो गए 4। तो 15 4 19, 19 और 1 10 कितना हो जाएगा सर जी, 29 और 1 30 हो गए ना। और अपना इसके साथ एक है हो रहा है, हाँ इसके अंदर क्या वो लिखा जाएगा, है, ये रे लेवे है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसको 5 लिखो, इसको कितना लिखेंगे सर जी, यहाँ 5 ऐड कर लो। इसकी अगर संख्या की बात करेगा तो यहाँ 5 ऐड कर लेंगे, तो 15 5 20, 20 और 11 कितने जाएगी दोस्तों संख्या, 31। एक बार बिल्कुल ध्यान से समझो, देखो घोष अघोष, घोष सघोष और अघोष। घोष का मतलब है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय शरीर में कंपन होगा तो वो क्या कहलाएंगे, घोष कहलाएंगे। जैसे कि 3 4 5 जो वर्ग है गे गे ये गे घेड़ है, स्वर हो जाएंगे ये रे ले वे है हो जाएंगे। तो इनकी अगर संख्या की बात करता तो 15 11, 15 तो हो गए सर जी अपने, ये 15 तो हो गए अपने ये वाले, उसके बाद 11 हो जाएंगे स्वर और 5 हो जाएंगे ये रे ले वे है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, कितनी, 31। अब अघोष वर्ण की बात करनी है, तो अघोष वर्ण में बचा क्या, एक तो पहला वर्ग और एक दूसरा वर्ग, एक तो पहला वर्ग बचा एक दूसरा वर्ग बचा, ठीक। उसके बाद उच्चारण के लिए से और ये से बच गया, ठीक है सर। तो 1 2 में कितने वर्ण हैं ये, तो 10 वर्ण तो सर जी ये हैं, प्लस और ये कितने हैं 3, तो 10 और 3 कितना हो गया सर जी
13, 10 और 3 13। तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? 13 है, और घोष वर्णों की संख्या कितनी है? 31 है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल ठीक। उसके बाद आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सर जी प्राण या वायु के आधार पर। किसके ऊपर बात करेंगे? प्राण या वायु के आधार पर स्वरों के भेद, वर्णों के भेद। प्राण या वायु के आधार पर वर्णों के भेद लिखेंगे दोस्तों। वर्णों के भेद। वर्ण क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इसके अंदर आपको स्वर भी पढ़ने हैं और इसके अंदर आपको व्यंजन भी पढ़ने हैं। अब प्राण या वायु के आधार का मतलब क्या है कि प्राण वायु मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अगर हवा ज़्यादा निकलती है तो वो महाप्राण कहलाते हैं, और अगर कम निकलती है तो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो ये भी कितने प्रकार से बांट दिए हमने? 2। एक तो कहलाते हैं सर जी ये अल्प प्राण, एक क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण। और दूसरा कहलाता है दोस्तों महाप्राण, दूसरा कहलाता है महाप्राण। ठीक है जी। अल्प प्राण क्या होगा? जिसका उच्चारण करते समय मुख से हवा बहुत कम निकलेगी, अल्प प्राण। और महाप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा अधिक निकलेगी तो वो कहलाएगा महाप्राण। ठीक है। अब अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं और महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं, उसको याद करने से पहले ये समझो, मैंने एक बार फिर वर्णमाला लिखी, कै खे गे घे उड़। ठीक। उसके बाद च छ जय झ न। उसके बाद टे ठे डे ढे और जो तुम्हारा ये हो जाएगा न। उसके बाद आया कैचे टे ते थे दे धे न। फिर आएगा पै वर्ग पे फे बे भे और न। ठीक है सर। अब इसको बहुत ध्यान समझेंगे। मैंने बताया ये कौन सा वर्ग है? पहला। ये कौन सा है? दूसरा। ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये कौन सा वर्ग है दोस्तों? पांचवा वर्ग है। ठीक है। अब अल्प प्राण की बात करनी तो अल्प प्राण में आता है 1 3 5 प्लस सभी स्वर और प्लस ये रे ले और वे। ठीक है सर। केवल इतने आते हैं अल्प प्राण में कि 1 3 5 मतलब पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग प्लस सभी स्वर और ये रे ले वे, ये आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो सर 1 3 5 मतलब 5 5 10 10 और 5 15। तो अगर इसकी संख्या की बात करेंगे तो 15 प्लस सभी स्वर कितने हो जाएंगे? 11 स्वर हो जाएंगे, प्लस ये रे वे कितने हैं? 4 हैं। तो 15 और 15 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 30। तो इसकी संख्या की बात करेगा तो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जो पहला वर्ग है, जो तीसरा वर्ग है और जो पांचवा वर्ग है, ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये सब कहलाते हैं दोस्तों अल्प प्राण। जब महाप्राण की बात बचे आएगी तो केवल दूसरा वर्ग बचा, एक तो दूसरा बचा और एक चौथा बचा, प्लस एक तो श है, से है, से और है, 4 ये हो जाएंगे। तो 2 4 में कितने हो जाएंगे सर जी? एक तो दूसरा वर्ग ये वाला, चौथा वर्ग ये वाला। तो ये कितने वर्ण हो गए? 10। और ये कितने वर्ण है दोस्तों? 4। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 14। बस अब आपसे कुछ भी पूछ ले कि बताओ सर जो ग है वो अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो अगर आपको ये तरीका ध्यान रहेगा तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे। भाई ये पता होना चाहिए कि सर जो ग है वो किस वर्ग में आता है। तो आप बोलोगे सर कै ख ग जो आता है तीसरे वर्ग में आता है। पूछा गया अल्प प्राण है या महाप्राण, तो आप कह दोगे सर अल्प प्राण। पूछ लेगा घोष है या अघोष, तो आप कह दोगे सर घोष, क्योंकि घोष की ट्रिक है 3 4 5। सही है नहीं? उसके बाद देखो सर इतना हो गया अपना। अब देख लेते हैं हमने कितना क्या पढ़ा है। अल्प प्राण महाप्राण हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर हमने क्या पढ़ा दोस्तों? अपना घोषत्व के आधार पर पढ़ लिया, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करा, इनके जो उच्चारण स्थान है वो पढ़ लिए हैं, संयुक्त व्यंजन हो चुके हैं, ये पढ़ लिए हमने। इधर इसके ये बिल्कुल ठीक है, और हाँ बिल्कुल सही। बाकी हमने दोस्तों सब कुछ पढ़ लिया, वर्गीय व्यंजन कहला रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ अन्य जैसे मान के चलो भाई, कुछ क्या होता है कि जैसे ये है, ये क्या लिखा हुआ दोस्तों? है लिखा हुआ है,
तो है का कोई एक अन्य नाम दे दिया इन्होंने। है का अन्य नाम क्या है कि सर इसे काकल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काकल्य वर्ण कहा जाता है। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि बताओ वर्तस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। वर्तस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्तस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो इसकी आपको एक ट्रिक याद रखनी है वर्तस्य व्यंजन की। वो मैं लिख देता हूं कि जलन, जय ले न जलन और सर। तो एक तो जय वर्ण है, एक लय वर्ण है, एक नय वर्ण है, एक शय वर्ण है, एक रै वर्ण है। इनको हम क्या कहते हैं? वर्तस्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है सर, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन अपने पढ़ लिया है, बाकी परिभाषा इसकी हो चुकी है। इनके हमने दोस्तों कंठ जो उच्चारण स्थान है वो पढ़ चुके हैं, बाकी सब हो चुका है। ठीक है सर, इनकी संख्या मैंने आपको बता दी कि संख्या कितने से कितनी, कब से कब, कहाँ होनी है। बिल्कुल ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।